गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए सभी ठीक हैं। और अभी पर्व त्योहारों का सीजन चल रहा है। आशा है कि आप लोग प्रत्येक त्यौहार को अच्छे ढंग से बनाते होंगे, लॉकडाउन का पालन करते हुए। और साथ ही आप लोग को जो वीडियो कंटेंट जो आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है उसे भी आप लोग देखते होंगे। तो आप लोग सभी का फिर से मुकेश सर ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 7 का विषय हमारा विरासत, यानी जो हमारा सामाजिक विज्ञान का इतिहास जो बुक है, आज उस बुक से आज हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे। और आज हमारा पार्ट 1 जो है मध्यकाल में भारत भाग 1 आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो मध्यकाल में भारत का जो चैप्टर है वो बहुत लंबी है और उसे हम लोग विभिन्न भागों में देखेंगे। तो बच्चों, एक सवाल सबके दिमाग में आता है कि इतिहास क्या है और इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास से हमें क्या फायदे हैं। तो बच्चों, इतिहास एक ऐसी विषय है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार विषय है। हालांकि कुछ बच्चे इतिहास का नाम सुनते ही ये कहते हैं कि हमें पुरानी बातों को क्यों याद रखना चाहिए। लेकिन अगर जरा सोचिए कि हम लोग आज जो जिस आधुनिकता भरी जीवन में हम लोग जी रहे हैं वह कहीं ना कहीं हमें इतिहास से ही मिला हुआ है। यानी इतिहास जो होता है वह हमारे आधुनिक चीज़ों को, आधुनिक काल की रूपरेखा को तैयार करता है। हमें इतिहास यह बताता है कि हम किस तरह से विकास कर रहे हैं। अगर हम किन्हीं गलतियों को या किसी लाभ को जानना है तो हमें इतिहास से ही जानना होगा। अगर मान लीजिए कि अभी हम लोग कोई काम कर रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, तो हम लोग यह जरूर सोचते हैं कि पहले लोग कैसे रहते थे, उसके बारे में हम लोग जरूर जानने का प्रयास करेंगे। आज जो हम लोग इतने अच्छे अच्छे सामान खाते हैं, सामग्री खाते हैं, तो पहले के लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे। आज हम लोग के बीच में अच्छे अच्छे बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े हैं और यह कपड़े हमें अचानक नहीं मिला। ठीक है, अगर आप यह कैसे हमारे पास आया, हम आज इतने आधुनिक जीवन जी रहे हैं, तो यह हमें इतिहास ही बताता है कि पहले लोग किस तरह का भोजन करते थे या किस तरह के घरों में रहते थे या किस तरह के पोशाक को पहनते थे या उनकी बोली या उनकी भाषा, उनकी लिखावट क्या थी। तो हमें यह इतिहास जो होता है क्रमबद्ध विकास को दर्शाता है। इसीलिए हमें इतिहास को जानना चाहिए और हमें इतिहास आने वाली पीढ़ी को समझने का भी कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आधुनिकता को लाने में हम लोग बहुत सारी गड़बड़ियां करते हैं, जैसे परमाणु बम। अब यह परमाणु जो है यह मानव विकास के लिए सबसे उत्तम स्रोत है, लेकिन यह इतिहास हमें बताता है कि अगर हम इसका गलत यूज करेंगे तो यह हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और इतिहास में भरा पड़ा हुआ है जो जापान का हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी वहाँ घास पैदा नहीं होती है जहाँ पर परमाणु बम गिराया गया है। वहाँ का वातावरण, वहाँ का भौगोलिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। तो यह हमें इतिहास बताता है कि अगर हम ऐसी गलतियां करेंगे तो हमारे पास ऐसे परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए आज हम थोड़ा सा आप लोगों को बताएं कि इतिहास क्यों जरूरी है।
तो हम लोग आज जो पहला चैप्टर है, आप लोग इसको पॉज करके इसको उतारेंगे। और चूंकि यह इतिहास पढ़ने का चीज है, समझने का चीज है, तो हमने यहाँ थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट जो है उतारने का बिंदुवार हम लोग उतारेंगे और समझेंगे। तो पहला है कि इतिहास हजारों साल पहले के मानवों की विकास यात्रा की कहानी है। यानी इतिहास क्या करता है कि हजारों साल पहले, यूं कहा जाए कि करोड़ों साल, लाखों साल, लाखों करोड़ों साल जो हमारा मानव जीवन, यानी हम लोग ये सभी जानते हैं कि आज से लाखों करोड़ों साल हमारे पूर्वज बंदर थे। यानी जिस तरह से हम लोग आज बंदरों को देखते हैं तो हमारे पूर्वज भी उसी तरह से थे। लेकिन आज हम लोग इस तरह का सुंदर रूप पाए हैं, और कहीं ना कहीं यह इतिहास हमें यह बताता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। लेकिन वह बंदर से विभिन्न क्रियाओं को, विभिन्न रूपों को परिवर्तन करते हुए, विभिन्न अंगों का परिवर्तन करते हुए, प्रकृति का अनुकूलन को अध्ययन करते हुए अपने आप में परिवर्तन किए। और यह परिवर्तन धीरे धीरे हमारे लिए आज इतना उपयोगशील है। आप देखते होंगे कि बंदरों का हाथ जो है लंबा होता है, उसकी एक पूंछ भी होती है, शरीर में बाल होते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे हमारा जो क्रमबद्ध, यानी मानवों की विकास यात्रा, यानी हम लोग बंदर से मानव के रूप में आए, उसका जो हमें इतिहास ही बताता है कि हम लोग किस तरह से बंदरों के जीवन, बंदरों के शरीर से मानवों का शरीर में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, ये हमें इतिहास ही बताता है। तो हम लोग चूंकि इतिहास को पढ़ना है, लेकिन चूंकि 7वीं क्लास की जो इतिहास है उसमें हम लोग को थोड़ी सी प्राचीन में नहीं जाना है। यानी अगर यूं देखा जाए तो इतिहास के विभिन्न समय सीमा को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो प्राचीन काल को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ना ही आधुनिक काल को पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर में मध्यकाल को पढ़ेंगे। अब ये मध्यकाल क्या है? तो भारतीय इतिहास का मध्यकाल लगभग 1000 वर्षों का है। ठीक है, 1000 वर्षों का है। यानी यूं कहा जाए कि अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेज जो है लगभग हमारे धरती पर लगभग 1600 ईस्वी में आना स्टार्ट कर दिए थे हमारे भारत देश में। चूंकि 1498 में एक पुर्तगाली वास्को डी गामा के द्वारा भारत की एक खोज हुई, इसको हम लोग बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए, अंग्रेज आने यानी मुगलों का, अगर हम ये कहा जाए कि यह मध्यकाल जो है वह मुगलों के शासनकाल को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मध्यकाल मतलब मुगलों के काल को, उसको हम लोग बोलते हैं मध्यकाल। ठीक है, तो लगभग 1000 वर्षों का यह मध्यकाल है। ठीक है, अब मध्यकाल जो है आपका 1000 वर्षों का है। अब किसी भी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी के लिए वहां की भौगोलिक स्थितियों को जानने के लिए हमें सबसे बड़ा चीज क्या है? वह है मानचित्र। यानी हमें इतिहास को जानना है, तो इतिहास को जानने के लिए हमें उस जगह का भौगोलिक परिस्थितियों को जानना होगा। ठीक है, और भौगोलिक परिस्थितियों को जानने के लिए उस जगह के मानचित्र को समझना होगा, जानना होगा। और मध्यकाल में व्यापार एवं साम्राज्य के विस्तार के लिए, है ना, व्यापार एवं साम्राज्य के विस्तार में मानचित्र की आवश्यकता पड़ी। जैसे व्यापार और साम्राज्य, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। जब पहली बार पुर्तगाली जो व्यापारी थे, खोजकर्ता थे, वास्को डी गामा, जब हमारे भारत देश में आए तो वह मानचित्र की सहायता से ही हमारे भारत देश में पहुंच पाए। ठीक है,
और इसमें मानचित्र को हम लोग यहाँ पर अवलोकन करेंगे। मानचित्र के विकास का श्रेय जो है, यानी मानचित्र जो विकास हुआ, डेवलप हुआ है ना, प्रगतिशील हुआ, उसका श्रेय जो है अरब और यूरोप के भूगोलवेताओं को जाता है। यानी अरब देश के जो भूगोल शास्त्री थे और यूरोप देश के जो भूगोल शास्त्री थे, उन्हीं को मानचित्र बनाने का, मानचित्र को प्रोग्रेस करने का जो है श्रेय जाता है। बच्चों यहाँ पर हम लोग 1154 ईस्वी का मानचित्र और 1720 ईस्वी के मानचित्र का हम लोग थोड़ा सा अवलोकन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग अपने बुक जो है पेज नंबर 2 में आप लोग देखेंगे 7वीं क्लास का जो इतिहास है, यह जो मानचित्र आप देख रहे हैं, यह मानचित्र जो है अल इदरीसी का बनाया हुआ मानचित्र है। ठीक है, अल इदरीसी का बनाया हुआ मानचित्र है और यह कब बनाया गया था? 1154 ईस्वी में। ठीक है, 1154 ईस्वी में। तो यहाँ पर आप भारतीय उपमहाद्वीप को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये समुद्र है, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे, यह समुद्र है और समुद्र में आप ये जो देख रहे हैं यह भारत है। ठीक है, यह भारत है और ये जो है दूसरी एरिया है, यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप को, ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका दिखाया गया है, ये भारत उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1154 में अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया मानचित्र है। और ठीक जस्ट जो है पेज नंबर 3 में आप देखेंगे एक मानचित्र है जो गिल्वाम द लिस्के के द्वारा जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप का चित्र बनाया गया है। तो आप यह दोनों मानचित्र को आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ। जो 1154 में जो उपमहादेश भारतीय उपमहाद्वीप का चित्र बनाया गया था, मानचित्र बनाया गया था, और फिर 1720 में जो भारत का मानचित्र बनाया गया, आप उसमें परिवर्तन को देख सकते हैं। यानी हम लोग यह कह सकते हैं कि मानचित्र को बनाने में भी जो है बहुत सारे परिवर्तन को दिखाया जा सकता है। यानी जिस समय लोगों के पास, यानी कब 1154 में, जब किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी, किसी तरह का कोई उपग्रह नहीं था, किसी तरह का कोई पूर्व लेखा जोखा नहीं था, दस्तावेज नहीं था, तो उसमें इस तरह का मानचित्र बनाया गया था। और जब 1720 में थोड़ी सी दस्तावेज लोगों के पास आया, भूगोलवेताओं के पास आया, तो बहुत हद तक जो है वह भारतीय उपमहाद्वीप का जो मानचित्र है वह बहुत हद तक, यानी 99% हम लोग कह सकते हैं कि वह हूबहू मिलता है। लेकिन आज हम लोग के पास जो है उपग्रहीय चित्र, उपग्रह के द्वारा मानचित्र को हम लोग देख सकते हैं, तो वह बिल्कुल ही जो पहले का मानचित्र है और अब में उसमें काफी सूचनाएं जो है वो बदल गई है। बच्चों यहाँ पर हम लोग एक देखेंगे मानचित्रकार, यानी मानचित्रकार किसको बोलते हैं? तो मानचित्र या नक्शा बनाने वाले व्यक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं? मानचित्रकारी कहा जाता है। बच्चों थोड़ा सा हम लोग अल इदरीसी के बारे में जानेंगे। ये अल जो है इदरीसी कौन थे? चूंकि यह एक, आप लोग तो समझ गए होंगे कि अल इदरीसी जो थे वो एक नक्शा बनाने वाले व्यक्ति का नाम है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। स्पेन में जन्मे, इनका जन्म जो हुआ था अल इदरीसी का, कहाँ जन्म हुआ था? स्पेन में। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था, जन्म तिथि जो था वो 1100 ईस्वी और मृत्यु जो था वो 1165 ईस्वी है। यह एक भूगोलवेता और लेखक थे। यह चूंकि मानचित्र को अच्छे ढंग से बनाए थे, अपने कुछ दस्तावेजों के द्वारा, कुछ विशेष बिंदुओं के द्वारा इन्होंने ये आपका जो है 1154 में जो है वह भारतीय उपमहाद्वीप का, यानी पूरे विश्व का एक जो है मानचित्र बनाए थे। तो ये भूगोलवेता और लेखक थे।
उन्होंने न सिर्फ ऐतिहासिक व कीमती जानकारी दी बल्कि पृथ्वी के कई हिस्सों के नक्शे भी बनाए थे। इन्होंने पृथ्वी का बहुत सारे हिस्से के नक्शों को बनाया था, जिसे दुनिया भर के भूगोलवेताओं ने लगभग 300 सालों तक बिना बदलाव किए इसका इस्तेमाल। आप सोच सकते हैं कि यह जो नक्शा है यह लगभग 300 सालों तक जो है इसका प्रयोग किया गया था, इसी नक्शे का। ठीक है, सोच सकते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डिगामा भी इसी नक्शे से प्रभावित थे। यानी अगर यूं कहा जाए कि वास्को डिगामा जो भारत की खोज किए थे और कोलंबस जो अमेरिका के खोज किए थे, कहीं ना कहीं इसी नक्शे का, अल इदरीसी के द्वारा बनाए गए नक्शे का ही प्रयोग करके वह इन महत्वपूर्ण देशों का जो है वो खोज किए हुए हैं। जब कोई इतिहासकार प्राचीन दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करता है तो इसके लिए उसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सूचनाओं के संदर्भ का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब कोई इतिहासकार प्राचीन दस्तावेजों को, ठीक है, या नक्शों का, आप लोग इसको पॉज करके उतार लेंगे, ठीक है। जहां भी आप लोग को दिक्कत होगी आप लोग तुरंत जो है वीडियो को पॉज करके आप लोग अपने कॉपी में, नोटबुक में उस चीज को उतार लेंगे, ताकि आप लोग को इस वीडियो का अहम महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी आप लोग को मिलते रहेगी। और सभी बच्चे जब जिस भी विषय का कंटेंट या वीडियो आप लोग देखेंगे उस विषय का जो है बुक और कॉपी साथ में रखते जाएंगे। तो इतिहासकार जो है वो क्या करते हैं, प्राचीन दस्तावेज यानी किसी भी इतिहास को लिखने के लिए वो क्या करते हैं, प्राचीन दस्तावेज। प्राचीन दस्तावेज मतलब कुछ प्राचीन काल का कुछ भी दस्ता हो सकता है, नक्शा हो सकता है, ठीक है। और लेखों का अध्ययन करते हैं, यानी अगर कोई लेखक या कोई कवि है ना, अगर किसी चीज का दस्तावेज मिल जाए, कोई राजा महाराजाओं का जो है लिखा हुआ चीज, आदेश जो है, वो इतिहासकार उसका अध्ययन करते हैं, किसी नक्शे का अध्ययन करते हैं, है ना। और कोई कवि या लेखक जो होते हैं उनके द्वारा अगर किसी चीज को लिखा गया है तो उसको वो अध्ययन करते हैं। कारण के समय के साथ उसमें काफी बदलाव हो चुका होता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में कलिंग नाम का कोई स्थान नहीं है, लेकिन कभी यह वर्तमान उड़ीसा का अंग हुआ करता था। आज अगर देखिएगा कि कलिंग जो है वो भारत देश का एक अभिन्न हिस्सा था। कब? प्राचीन काल में, अशोक काल में, ठीक है, अशोक जब सम्राट हुआ करते थे उस समय। लेकिन आज अगर कलिंग को आप कहीं खोजने जाएंगे तो वह नहीं मिलेगा, आपको उड़ीसा में ही कहीं कलिंग है, ठीक है, कलिंग देश। तो यह पहले इतिहास में मौजूद था, लेकिन अब क्या है, मौजूद नहीं है। इतिहास हमें यह बताता है कि किस तरह का परिवर्तन जो होता है वह हमारे हमारे इतिहास में किस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। सूचनाओं और संदर्भों के बदलाव के क्रम में भाषा और अर्थ में बदलाव होता है। जैसे मध्यकाल की फारसी और आधुनिक फारसी भाषा में काफी भिन्नताएं हैं। अब इसमें तो ये हो गया, अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी नजर आते हैं, और वो परिवर्तन क्या है, भाषा में, ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे कि मध्यकाल का जो फारसी भाषा है और आधुनिक काल का जो फारसी भाषा है उसमें बहुत तरह के अंतर आ गए हैं। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण एवं शब्द भंडार में ही नहीं बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी दिखाई देती है। और यह इतिहास हमें यह बताता है कि पहले लोग किस तरह का भाषा का प्रयोग करते थे, अब किस तरह की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। आप जरा सोचिए कि आज हम लोग एक लिखते हैं तो एक इस तरह का होता है, दो इस तरह का होता है, तीन इस तरह का होता है, चार इस तरह से लिखते हैं।
तो ये हम लोग क्या है, अंग्रेजों के आने के बाद हम लोग के पास यह हिंदी गिनती की जो है वो अंक आए। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम लोग हिंदी अगर हम लोग गिनती को देखेंगे तो हम लोग का हिंदी गिनती कैसे होगी, ये इस तरह का है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंग्लिश जो है, अंग्रेजी गिनती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम लोग इस हिंदी का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए। अगर हम लोग आज के बच्चों लोग को अगर ये लिख दिया जाए कि बताओ ये क्या है, तो शायद बच्चे नहीं बता पाएंगे। वो किस चीज को बता पाएंगे, इसको 100, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि बच्चों ये बताओ ये कितना है, तो शायद बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे कि यह कितना है ना। लेकिन अगर हम लोग इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं, इंग्लिश वाले गिनती को, इंग्लिश वाली गिनती जो होता है उसको हम लोग अच्छी तरीके से जान लेते हैं, लेकिन जो हमारी हिंदी गिनती है उसको हम लोग नहीं जान पाते हैं। इसका वजह क्या है कि यह परिवर्तन हो गया, यानी हिंदी की जो गिनती है वह परिवर्तन हो गया अंग्रेजी गिनती में। तो इतिहास हमें परिवर्तन को दिखाता है, यानी यह परिवर्तन जो होता है वो भाषा में भी होता है। अब जैसे हिंदुस्तान, मान लिया आज जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान कहने का मतलब है कि पूरा भारत देश, ठीक है। आज अगर हम लोग हिंदुस्तान की बात करेंगे तो यह हिंदुस्तान जो है वह पूरा भारत देश की बात, थोड़ा सा नक्शा जो है वो सही नहीं बना है ना। भारत की जो नक्शा है वो मैं कोशिश करूंगा दोबारा इसको सही बनाने का। तो भारत की जो नक्शा है वो इस टाइप का है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरी का पूरा हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, है ना। यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और ये असम मेघालय से लेकर गुजरात तक का पूरे भाग को हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन जो 13वीं सदी हुई है ना, 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच में किया। यानी जो एक 13वीं सदी में एक इतिहासकार हुए मिनहाज ए सिराज, ठीक है। कौन हुए, मिनहाज ए सिराज। और इन्होंने क्या कहा कि हिंदुस्तान सिर्फ पंजाब हो गया, है ना, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और यहाँ से जो गंगा जमुना निकलती है, बस इसी को जो है उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया था, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना का क्षेत्र को, ठीक है, के बीच के क्षेत्र को ही इन्होंने क्या कहा था कि यह हिंदुस्तान है। किसने कहा था, मिनहाज ए सिराज ने। ये सभी क्षेत्र दिल्ली के सुल्तान के अधिकार, और यह इसलिए कहा था कि यहाँ का जो दिल्ली का जो सुल्तान था, सुल्तान जो था उसके क्षेत्र, उसी के अंतर्गत में यह क्षेत्र आता था, पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना का क्षेत्र। तो इसीलिए जो सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में जो आता था उसी को मिनहाज ए सिराज ने उसको हिंदुस्तान का नाम दिया था। कालांतर में सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत में भी हुआ, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। और चूंकि सल्तनत जो था वो उत्तरी भारत को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक उत्तरी भारत, एक दक्षिणी भारत। तो सल्तनत कालीन जो था वो उत्तरी भारत में था, जबकि दक्षिण भारत में समावेश नहीं था। तो 16वीं सदी में, अब देखिए यहाँ पर 13वीं सदी की बात थी, 16वीं सदी में इस शब्द का प्रयोग महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी तथा यहाँ के लोगों के रहन सहन का वर्णन करने के लिए किया। इससे पहले 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो, हम लोग एक नया नाम जो है सुनेंगे, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने क्या कहा था कि यहाँ के जो भौगोलिक और सांस्कृतिक जो पहचान है
इस सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान का नाम जो है वह जो है उसको हिंद नाम दिया था। ठीक है, अभी जो हम भारत देख रहे हैं उसमें बहुत तरह के देश जो थे वो मिले हुए थे। धीरे धीरे टूटते टूटते जो हमारा प्यारा भारत देश बचा हुआ है, ये अफगानिस्तान से लेके यहाँ तक जो है म्यांमार, इंडोनेशिया तक जो है सीमा छूता था। तो सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का, यहाँ की जो संस्कृति थी उसके लिए अमीर खुसरो ने इसका नाम हिंद रखा हुआ था। आज हम लोग बड़े गर्व के साथ जय हिंद बोलते हैं, है ना। हिंद का बहुत मायने है, बहुत बड़ा अर्थ है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन उस काल में हिंदुस्तान शब्द से वर्तमान राजनीतिक एवं राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े हुए थे। तो इस तरह से हम लोग जो है देखते हैं कि समय के साथ जो है बहुत सारे परिवर्तन जो है इसमें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग भाग 1 में जो है इतनी ही बातों को हम लोग जिक्र करते हैं। फिर से हम लोग भाग 2 में मध्यकाल में भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन, प्रौद्योगिकी में बदलाव, नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूहों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चे जो हैं वीडियो में बने रहिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें, ताकि और बच्चों को यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, आसपास में साफ सफाई रखें। इतने ही जो है कह के मैं आज ये वीडियो स्टॉप करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।